तो इसमें आगे है आप द रोल टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये क्या क्या रोल है इनको देख लेते हैं। प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन और अदर सिस्टम्स। ठीक है, जो दूसरे सिस्टम्स हैं जैसे एमआईएस हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रॉस बाउंड्रीज। क्रॉस बाउंड्रीज में कर देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। मतलब कि ये एक तरीके से कि मिडिल पे होता है। जैसे मान लिया जब कोई कस्टमर रेल का टिकट खरीदने जाता है रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा रहता है। तो एक्सटर्नल तो वो बाहर का आदमी हो गया, और इंटरनल जो इंटरनल की इंफॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में एक मीडियम का काम करता है ये। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाहर से आती है, सिस्टम में स्टोर होती है, फिर इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं उनके लिए जाती है। आगे क्या हो जाएगा, यूज बाय ऑपरेशनल पर्सनल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो इसे ये कौन करते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे। जैसे अभी मैंने वो टिकट वाला बुकिंग का एग्जांपल दिया, जो एंड पे जो लोग होते हैं, लो लेवल वाले जो लोग होते हैं, वो इस टीपीएस का यूज करते हैं ना। जैसे रेलवे टिकट ही हो गया, तो आप कहाँ पे जाओगे, अगर रेलवे स्टेशन पे भी जा रहे हो तो वो कहाँ है, वो कोई ऑफिसर तो है नहीं। तो एंड लेवल पे जो लोग हैं, जो ऑपरेशन जो एक्चुअली में बुक कर रहे हैं, तो वो उसको यूज कर रहे हैं। एफिशिएंसी ओरिएंटेड। एफिशिएंसी ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया कि इसकी एफिशिएंसी काफी सही होती है। मतलब कि जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रेलवे टिकट ने ऋषिकेश से देहरादून, रेलवे जो है, रेलवे ने ऋषिकेश से देहरादून का एक प्राइस सेट कर दिया कि इतना प्राइस है, आप कोई बुक करने आया आज, और फिर सडनली मान लिया चेंजेस आ गए कि अब जो जो टैरिफ है या जो उसका किराया है वो चेंज हो गया। तो तुरंत उसमें क्या होगा, एक तो चेंज हो जाएगा, दूसरा फटाफट मतलब कोई भी चीज रिजल्ट निकाल के दे देगा। ऐसा नहीं कि अभी कोई सर्च के लिए या बुक करने के लिए कुछ कमांड चलाई है तो वो 1 घंटा लगा रही है, तुरंत एकदम बुक कर देता है। तो एफिशिएंसी ओरिएंटेड भी होते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल सकते हैं रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स का एग्जांपल अभी मैंने दिया कि कोई भी अपडेट होता है तो तुरंत जो है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। रिलायबिलिटी दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब रिलायबल है, कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गड़बड़ है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, तो रिलायबल भी होता है ये। उसके बाद है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में बुक कर रहा है वो एडिट भी कर देगा, कि मतलब ऋषिकेश से देहरादून को जो किराया है उसमें एडिट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। वो उसका ये पावर ही नहीं रहेगी कि वो उसको एडिट कर पाए, है ना। वो तो सिर्फ उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर तो कई गड़बड़ घोटाले हो जाएंगे। तो इसलिए इनफ्लेक्सिबल है, एडिटिंग नहीं हो सकती इसमें। मतलब एंड लेवल वाला जो काम जो एक्चुअल में उसे यूज करते हैं वो लोग इसको एडिट नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। कंट्रोल प्रोसेसिंग वही कि एक कंट्रोलिंग टाइप्स में रूल्स एंड रेगुलेशन तो लगे हुए हैं, उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन आपकी जो है प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं।
टाइप्स ऑफ टीपीएस। तो इसको समझते हैं टाइप्स ऑफ टीपीएस को। पहला हो जाएगा इसमें बैच प्रोसेसिंग, बैच ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और दूसरा जाएगा इसमें रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। पहले बैच प्रोसेसिंग को समझते हैं। तो इसे बोल सकते हैं इट इज ए टेक्निक This is techniques for automating and processing multiple transactions as a single group। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अब ये बैच प्रोसेसिंग क्या है आपका, बैच प्रोसेसिंग या बैच ट्रांजिशन प्रोसेसिंग। पहला टाइप इसका ही क्या बोला, इट इज ए टेक्निक फॉर ऑटोमेटिंग एंड प्रोसेसिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन एज ए सिंगल ग्रुप। मतलब कि इसमें एक साथ कई सारी आपकी जो है ट्रांजेक्शन एक एज ए ग्रुप में चलती है, तो इसीलिए इसका नाम बैच प्रोसेसिंग भी है कि एक साथ कई सारी जो है आपकी ट्रांजेक्शन ग्रुप में चलेगी। तो ये है इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग के अंदर। दूसरा बैच प्रोसेसिंग helps in handling tasks like payroll, end of month, reconciliation और settling trades over night। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, जो हमारे पेरोल होते हैं उसको हैंडल करने में ये हेल्प करता है। पेरोल क्या होता है, पेरोल सिस्टम होते हैं आपके हर कंपनी में, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें पूरा एम्प्लॉयज का डाटा रहता है, उसमें सैलरी का डिटेल रहता है उनका, है ना। तो वहां पे क्या होता है, ऑटो, अब ये ऑटोमेटेड सिस्टम है भैया, आप सैलरी जनरेट होनी है उसमें सिर्फ ये डिटेल चले जाता है कि कौन एम्प्लॉय कितने दिन आया। हर एम्प्लॉय की सैलरी उसमें पहले से रहती है, तो उसके हिसाब से पर डे की सैलरी उसकी रहती है। तो लीव माइनस करके वो पेरोल सिस्टम क्या है, अपने आप ही सैलरी जनरेट कर देता है। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें वहाँ पे तो भाई 1000 एम्प्लॉय होंगे, 2000 एम्प्लॉय होंगे, 5000 एम्प्लॉय होंगे। तो अब ये थोड़ी होगा कि हर एक आदमी, मतलब जो अकाउंटेंट है वो हर एक की सैलरी बनाने लग गया तो उसका तो इतना सारा टाइम निकल जाएगा। तो उसमें क्या इकट्ठे वो क्या कर रहा है, बैच में ये उसी का एग्जांपल हो गया कि ग्रुप में, मतलब ग्रुप में वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन को चला दे रहा है। ट्रांजेक्शन क्या, जिसकी मान लीजिए 1000 एम्प्लॉय है, तो कोई 25 दिन आया, कोई 30 दिन आया, किसी ने ओवर टाइम भी किया है। तो वो तो सिर्फ जो अकाउंटेंट है उसे सिर्फ कमांड चलानी है और वो सारी जो ट्रांजेक्शन है वो इकट्ठे चल जाएगी। जिसकी छुट्टियां होंगी उसका पैसा काट देगा, जिसका ओवर टाइम होगा उसका ऐड कर देगा। तो ये क्या चल रहा है, ग्रुप में बहुत सारी ट्रांजेक्शन चल रही है, तो इसीलिए तो ये क्या हो गया हमारा जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग टाइप का एक टाइप हो गया बैच ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जिसमें ग्रुप में हमारी ट्रांजेक्शन चल रही हैं। तो ये जो मतलब पैसा डिडक्ट होना, ऐड होना, ये क्या ट्रांजेक्शन ही तो है। ठीक है, तो इसमें बताया रखा है कि वो जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो पेरोल में हेल्प करता है, एंड ऑफ मंथ या और जो ट्रेड है उसमें भी हेल्प करता है। तो
ये इसके एग्जांपल हो गए। आगे है बैच प्रोसेसिंग systems can save money and later over time, but they may be costly to design and implement upfront। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, सेव मनी एंड लेटर टाइम, पैसा और जो समय है वो दोनों बचाते हैं। जैसे कि ये ऊपर हमने एग्जांपल देखा पेरोल वाला कि 1000 एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो अगर हर एक अगर अकाउंटेंट मैनुअली से करता है मतलब रजिस्टर में, तो कितना टाइम लगता है। और जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा अकाउंटेंट हायर करने पड़ेंगे। तो वहीं ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होने की वजह से एक तो तुरंत एक क्लिक के साथ ही सैलरी कैलकुलेट हो गई, जिसने समय तो बचाया बचाया और पैसा भी बचा दिया। बट दे मे बी कॉस्टली टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अपफ्रंट, लेकिन जब इनको डिजाइन करना होता है शुरुआत में, तो वहां पे ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि पहली बार में थोड़ा इनका पैसा लगता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होगा तो जैसे होता है उसको कोड करने में जो है पैसा तो लगेगा ही। अब दूसरा इसका टाइप समझते हैं, रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम transactions are processed immediately as they occur without any delay, accumulate transactions real time processing is also referred to as online transaction processing और OLTP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस इमीडिएटली एज दे अकर विदाउट एनी डिले टू अकाउंट। अब देखो रियल टाइम प्रोसेसिंग का एग्जांपल क्या है, वही आपका जो बुकिंग सिस्टम होते हैं रेलवे में जब हम बुकिंग करते हैं, तो क्या है वो रियल टाइम जनरेशन का एग्जांपल है। कैसे कि मान लिया ऋषिकेश से देहरादून में टोटल एक पर्टिकुलर आपका जो बोगी होती है उसमें 200 सीट अवेलेबल है, तो अब उसमें बुकिंग तो क्या लगातार चल रही है, तो जैसे मान लिया किसी एक आदमी ने बुकिंग करी तो 200 में से एक डिडक्ट हो जाएगा, ताकि उसी समय पे जो दूसरा आदमी उसको देख रहा है तो उसे दिखेगा अब तो 199 सीट है। तो ये रियल टाइम के एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हजार लोग हजार लोग बुक कर देंगे, क्योंकि अगर किसी को पता नहीं चलेगा कितनी सीट बुक हो रखी है, तो हजार लोग बुक कर देंगे, जिससे वो सिस्टम क्लैश कर जाएगा। तो रियल जो हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ये रियल टाइम भी होता है, मतलब रियल टाइम में वो अपडेट होता रहता है और दिखाता रहता है। इसलिए यहाँ पे दे रहा है कि ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली, जो भी ट्रांजेक्शन होती है जो हमने बुक बुक कर रहे हैं इसको ट्रांजेक्शन ही बोला जाएगा, वो एकदम उसी समय हो जाते हैं विदाउट एनी डिले, और इसी को ही OLTP यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में नया जो सिस्टम है वो है डिसीजन सपोर्ट
सिस्टम्स। तो ये काफी इजी हैं सारे टॉपिक्स, एक बार भी पढ़ोगे तो इजीली आ जाएंगे, समझ भी लोगे तो आराम से लिख सकते हो वहाँ पे, और पॉइंट वाइज लोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एमआईएस और मल्टीमीडिया दोनों आसान सब्जेक्ट है। DSS are a type of information system that support DECI SI decision making activities। ठीक है, तो DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे TSS ट्रांजिशन सपोर्ट सिस्टम, TPS ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा था कि उसमें ट्रांजिशन होती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि जो है ये डिसीजन में सपोर्ट करता है, तो इसीलिए लिखा है DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर। और ये है क्या, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऐसे सिस्टम जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन रहती है। सिस्टम हमको पता है कि जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव एक कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब सिस्टम क्या होता है कि जिसमें अलग अलग लोग या एलिमेंट्स होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि जो एक ही उद्देश्य को लेके कार्य कर रहे होते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसका भी एग्जांपल देंगे तो एकदम समझ आ जाएगा कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है। इट हेल्प्स decision making decision makers use communication technologies, data, documents, knowledge and models to complete decision process task। तो क्या हो रहा है, इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स टू यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। डिसीजन मेकर मतलब जो वो लोग जो डिसीजन मेकर होते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल पे, तो यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, डाटा का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं और अपने नॉलेज का यूज करते हैं, साथ में जो मॉडल्स है, ताकि जिससे वो क्या कर सकें, कोई भी डिसीजन को ले सके। अच्छा, ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम may present information graphically and may induce an artificial intelligence। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन जो ग्राफिकली एंड, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो ग्राफ के हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है और साथ के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकता है। एग्जाम्पल इसके देखें, अगर इन्वेस्ट मनी इन न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्लांट। ठीक है, रियल लाइफ में अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि गूगल मैप्स। अब गूगल मैप्स, अब जैसे हम कहीं पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये एक तरह का आपका क्या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को ग्राफ के जरिए हमें दिखा रहा है। अब हमें ऋषिकेश से देहरादून जा रहा है तो हमें रास्ते दिखा देगा कि ये रास्ते हैं।
अब उसने हमें इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन डिसीजन अल्टीमेटली हमें ही लेना है, ठीक है। तो रियल लाइफ में गूगल मैप्स हमारा क्या हो गया, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, मतलब वो डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये DSS consists of 3 main components। ठीक है, DSS क्या है आपका, 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है, DSS database, it contains data from various sources including internal data from the organization, the data gathered by different applications and an external data mainly from the internet। ठीक है, DSS के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। DSS डाटाबेस कि इसका डाटाबेस होता है। अब इसमें क्या होता है, कंटेन्स डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसमें डाटा होता है, ठीक है। इंटरनल डाटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी कंपनी का जो अंदर का डाटा होगा वो। डाटा गैदर फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन, जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं वहां से डाटा निकाला। और जैसे गूगल मैप्स का एग्जांपल ले लो, है ना, कुछ तो उनके एग्जीक्यूटिव गए होंगे, उन्होंने डाटा निकाला होगा। फिर जो अलग अलग वेबसाइट्स में डाटा होगा, अलग अलग जो कंपनी से सर्वे किए होंगे, उन्होंने जो डाटा निकाला होगा, तब उनका यूज करके उन्होंने गूगल मैप के, गूगल मैप तो आपको एक मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके बैक में तो डाटा ही होगा ना, कोई डाटाबेस के साथ में कनेक्ट होगा, तो उस डाटाबेस में इंफॉर्मेशन कहाँ से गई होगी, ये सारे मीडियम से। तो यही पता जा रहा है कि DSS के जो कंपोनेंट है उसमें पहला चीज है उसका डाटाबेस, और उस डाटाबेस में डाटा आता कहाँ से है उसके लिए यहाँ पे रिसोर्सेज बता दिए। दूसरा हो गया DSS सॉफ्टवेयर। तो इसमें कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल models that are used analyze the complex data, thereby producing the required information। ठीक है, तो दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर। भाई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है तो सॉफ्टवेयर तो होगा ही उसमें। जैसे गूगल मैप क्या है, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर ही तो है वो। तो और उसमें क्या, उसमें कोडिंग करी गई है, तो यही लिखा हुआ है
कि जो डीएसएस सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है, काफी मैथमेटिकल और एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं दैट यूज्ड टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा thereby producing the required function। अब जो आप उसमें वो कहीं जा रहे हो तो वो आपको क्या दिखा रहा है, सजेशन दे रहा है कि ये रूट है, तो वो कैसे दिखा रहा है, क्योंकि उसके साथ में एक डाटाबेस कनेक्ट है और उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और उसके लिए क्या हो, जाती बात है, कुछ मैथमेटिकल या एनालिटिकल मॉडल्स उसके अंदर कोड करके रखे गए हैं, जिसकी वजह से वो आपको कॉम्प्लेक्स डाटा को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर दिखा रहा है, ताकि आप एक डिसीजन ले पाए कि आपको किस रास्ते से देहरादून जाना है। अब है नेक्स्ट जीएसएस यूजर इंटरफेस। उसमें बोल सकते हैं इट इज इंटरैक्टिव graphical interface which makes the interaction easier between the DSS and its users. It displays the results of the ANA, which is in various forms such as text table, charts और ग्राफिक्स। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई इसमें। पहला हो गया जो इसके कंपोनेंट में हो गया, डाटाबेस होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। गूगल मैप को ध्यान में रख के आप ये तीनों कंपोनेंट्स को ध्यान में रख सकते हैं कि गूगल मैप क्या है, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जाहिर सी बात है उसके लिए उसके बैकएंड पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो एक डाटाबेस उसके हाथ में कनेक्ट होगा। ठीक है, बैकएंड किसको बोलते हैं, जैसे कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे काम कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर है तो सर्किट, तो जो सर्किट है वो बैकएंड है, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल को ऑपरेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही तो डाटाबेस होगा और सॉफ्टवेयर जो आपको दिखेगा, जो सॉफ्टवेयर वो है जैसे गूगल मैप्स, लेकिन वो गूगल मैप्स में ग्राफिक्स का यूज हो रहा है ना, कि अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं कलरफुल वे में, तो वो उसे क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल या किसी भी मोबाइल में उसका कुछ लुक होता है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें आइकन्स बने रहेंगे, उसके कलर रहेंगे, थीम्स रहेगी, तो वो यूजर इंटरफेस है कि क्योंकि एक यूजर यूजर कौन होगा, जो उसको यूज करता है किसी चीज को। मोबाइल के केस में हम लोग यूजर हुए, तो वो इंटरफेस किस तरह का है उसकी बात हो रही है। तो डीएसएस यूजर इंटरफेस ये बोल रहा है कि इट इज इंटरैक्टिव ग्राफिकल इंटरफेस होता है व्हिच मेक्स द इंटरेक्शन, तो जितना इजी यूजर इंटरफेस होगा उतना हम आसानी से जो है उसको हैंडल कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि इट इज ग्राफिकल इंटरफेस व्हिच मेक्स द इंटरेक्शन इजियर। तो गूगल मैप्स कितना आसान होता है उसको यूज करना, है ना। अगर उसको थोड़ा टफ बनाते तो हर कोई इसको यूज भी नहीं करता। इट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स, अब बोल रहा है कि रिजल्ट्स इन, तो जैसे गूगल मैप में क्या होता है, आपको वो एक रूट्स दिखा देता है, उसमें चार्ट्स दिखा देता है, वो चीज यहाँ पे बता रहा है कि जो डीएसएस का इंटरफेस होता है वो आप वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको टेक्स्ट में, टेबल में, चार्ट्स में या ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है। तो गूगल में तो वो खैर आपको सिर्फ ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन मतलब कौन सा क्या उसमें वर्किंग किया गया है। तो इस तरह से